एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज को लेकर आए हैं। यह सीरीज क्या है? यह सीरीज है जिसके अंतर्गत हम भूगोल के पाठ्यक्रम पर ही उन खास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो टॉपिक आपकी परीक्षा के लिहाज से, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक, इनका समझना, इनके कंसेप्ट को जानना आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप भूगोल की इन खास टर्म्स को जानते हैं या भूगोल की इन अवधारणाओं को जानते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा, सहायक होगा किसी न किसी एग्जाम में। फिर भी चूंकि पर्टिकुलर हमने उन टॉपिक्स को शामिल किया है जो भूगोल के नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत है, तो इसके सिलेबस के आधार पर ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड्स में, पिछली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक को यहाँ डिस्कस किए हैं जो कि सिलेबस के आधार पर लिए गए थे, सिलेबस के आधार पर चयनित किए गए थे। आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भूगोल विषय से ही जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी, जिसे क्या कहते हैं? जिसे डीप इकोलॉजी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम इकोलॉजी को गहनता से और अधिक गहराई के साथ बहुत अधिक इसके अंदर जाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे डीप इकोलॉजी कहते हैं। डीप इकोलॉजी। जब हम चर्चा करेंगे गहन पारिस्थितिकी के बारे में, क्योंकि आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर पारिस्थितिकी क्या है, हम यह जानें। यानी यह जो इकोलॉजी है क्या, या इकोलॉजी को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, तब तो आप बता पाएंगे कि गहन पारिस्थितिकी क्या है। क्योंकि यदि आपको इकोलॉजी ही नहीं पता, आपको पारिस्थितिकी ही नहीं पता कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि गहन पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिकी शब्द को। आपने जब भी पर्यावरण पढ़ा है तब आपने बायोलॉजी भी पढ़ा होगा, है ना? तो कुछ ऐसे क्लासेस हैं जहां पर पारिस्थितिकी को पर्यावरण के अंतर्गत भी पढ़ाया गया है, और कुछ ऐसी कक्षाएं हैं जहां पर पारिस्थितिकी या पर्यावरण के अंतर्गत इसे कहां पर शामिल कर लिया गया था, इसे विज्ञान में शामिल कर लिया गया है। दरअसल पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है। बात करें पारिस्थितिकी की, आखिर पारिस्थितिकी है क्या, तो ध्यान रखिए, जब जब चर्चा चलती है इकोलॉजी के बारे में या पारिस्थितिकी के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक प्रकार का क्या है? विज्ञान है। यह एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत हमें बहुत सी चीजों को समझना है और बहुत सी चीजों को जानना है। ठीक है, यदि हम बात करें इकोलॉजी की, बात करें पारिस्थितिकी की, इस शब्द की, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा। ध्यान रखें, ये भी चूंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है नेट के, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्नेस्ट हेकेल ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द अपने पूरे जब उन्होंने क्या किया था, शोध किया था, तो शोध के दौरान इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था पारिस्थितिकी के रूप में। और इन्होंने पारिस्थितिकी के लिए क्या कहा? इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी एक प्रकार का विज्ञान है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त जीवों और इसके भौतिक पर्यावरण, ध्यान रखिए, भौतिक पर्यावरण और जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पर पाए जाने वाले समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का क्या है, इसके अंतर्गत यह अध्ययन का विषय है या एक विज्ञान है। तो जब भी बात की जाती है पारिस्थितिकी के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक तरफ समस्त जीव जंतुओं, ठीक है, और दूसरी तरफ पर्यावरण का दूसरी तरफ पृथ्वी का जो भौतिक पर्यावरण है, यानी जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य
और दूसरी तरफ इन समस्त जीवों के मध्य, क्योंकि पृथ्वी में दो तरीके से हमने अंतर संबंधों को देखा है। एक तो जीवों का भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध हमने देखा है और दूसरा हमने जीवों का जीवों के मध्य अंतर संबंध देखा है। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पृथ्वी पर या समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों और इनके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो संबंध है और जीवों का समस्त जीवों के साथ जो संबंध है, इनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखें कि इसमें एक तरफ समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो संबंध है और दूसरी तरफ जीवों और जीवों के मध्य जो संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। जीवों प्लस समस्त जीवों, यानी जीव जंतुओं का आपसी संबंध और जीवों और भौतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों के या इनके बीच जो अंतर संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है और यही क्या कहलाता है? यही पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम गहन पारिस्थितिकी की कि आखिर गहन पारिस्थितिकी क्या है। गहन पारिस्थितिकी को डीप इकोलॉजी कहते हैं। गहन पारिस्थितिकी का जो शब्द है ये, इसका सबसे पहले विचार या बात करें गहन पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोग के बारे में, तो इस शब्द का प्रयोग किया था एक नॉर्वे के विद्वान थे, नॉर्वे के वैज्ञानिक या आप नॉर्वे के दार्शनिक कह सकते हैं। तो जब भी गहनता से जुड़ी हुई किसी विषय की बात होती है तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि कोई ये दार्शनिक अवधारणा ही होगी, ठीक है। फिर भी हम बात कर रहे हैं जो कि एक गहन विचारधारा की, जो कि किससे जुड़ी हुई है? पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई है, इकोलॉजी से जुड़ी हुई है। बात करें कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो नॉर्वे के एक विद्वान दार्शनिक कह सकते हैं आप, उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जिनका नाम था अर्ने नीस। इन्होंने ही सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी जो अवधारणा है इसका उपयोग किया या इसके बारे में चर्चा की। इन्होंने कैसे कहा अर्ने नीस गहन पारिस्थितिकी के बारे में? इन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी के एक कंसेप्ट को लिया। महात्मा गांधी के एक कंसेप्ट आत्मबोध को हम सभी जानते हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित होकर एक अपना कंसेप्ट दिया था आत्मबोध का। तो महात्मा गांधी के ही आत्मबोध के कंसेप्ट से प्रभावित होकर अर्ने नीस ने पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से एक कंसेप्ट दिया और कहा कि इसके अंतर्गत यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत भी हमें डिवाइडेशन कर देना चाहिए, इन्हें डिवाइड कर देना चाहिए। इन्होंने अर्ने नीस ने ही पारिस्थितिकी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सी पारिस्थितिकी? उथली पारिस्थितिकी, और दूसरा गहन पारिस्थितिकी। उथली पारिस्थितिकी या शैलो पारिस्थितिकी से कहा जाता है और गहन पारिस्थितिकी यानी इसे क्या कहा जाता है? डीप इकोलॉजी। तो इन दोनों को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम यह समझें कि आखिर जो गहन पारिस्थितिकी है यह कंसेप्ट कैसे आया और यह गहन पारिस्थितिकी आखिर है क्या। गहन पारिस्थितिकी के बारे में एक शब्द हमेशा ध्यान रखें कि यह क्या है? यह समस्त जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्य को महत्व देता है, या गहन पारिस्थितिकी में समस्त जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्यों को इंपॉर्टेंस दिया गया है। आंतरिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। कैसे? ध्यान रखें, इसमें लिखा है समस्त जीवित प्राणियों, यानी केवल मनुष्य ही नहीं, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवित प्राणियों के आंतरिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कहा गया है कि केवल मनुष्य के आधार पर ही या मनुष्य को केंद्र में रखकर ही पारिस्थितिकी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैविक या अजैविक घटकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक जीव के अपने अधिकार हैं और प्रत्येक जीव को ध्यान में रखकर उसके
आंतरिक मूल्यों का महत्व यहाँ पर समझाया गया है। यानी आर्नेनीस एक दार्शनिक है, तो दार्शनिक होने के तौर पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी या समस्त जीव जंतु जो हैं उनके अपने आंतरिक मूल्य क्या है, महत्वपूर्ण है, और इन्हें इन्होंने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिया। यानी पारिस्थितिकी विषयों को जब भी हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, इसमें गहन पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है यह आध्यात्मिक अवधारणा के तौर पर शामिल की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में खास तौर पर ध्यान रखें कि गहन पारिस्थितिकी क्या है, एक आध्यात्मिक अवधारणा है। ठीक है, और इसका प्रयोग सबसे पहले किस दार्शनिक ने किया था, आर्नेनीस ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यदि हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ही, कि दरअसल ये जो हमने दो शब्द चुने हैं, एक उथली पारिस्थितिकी और दूसरा गहन पारिस्थितिकी, तो ये डिवाइडेशन किसने किया है, ये आर्नेनीस ने ही किया है। आर्नेनीस ने ही कहा कि दरअसल पारिस्थितिकी को हमें दो हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए, शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी के तौर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उथली पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में या उथली पारिस्थितिकी के बारे में, कि आखिर यह क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैलो इकोलॉजी है। क्या है शैलो इकोलॉजी, क्या है? देखिए, शैलो इकोलॉजी या उथली पारिस्थितिकी के अंतर्गत मानव को केंद्र में रखा गया है, मानव को महत्वपूर्ण माना गया है, मानव को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो उथली पारिस्थितिकी क्या है, उथली पारिस्थितिकी का मतलब यह कि यहाँ पर मानव से जुड़ी जो भी आवश्यकताएं हैं या मानव से जुड़े जो विचार हैं, तो यहां पर मानव क्या है, केंद्र में है। इसके अलावा मानव को उच्चतर माना गया है इसके अंतर्गत, और ना केवल मानव को उच्चतर माना गया है, जबकि बाकी जो भी पारिस्थितिकी हैं उससे मानव को अलग और बाहर माना गया है। यानी प्रकृति से मानव को बाहर मान लिया गया है, मानव को उच्चतर मान लिया गया है। इसके अलावा यदि हम शैलो इकोलॉजी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, शैलो इकोलॉजी में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का प्रबंधन और प्रकृति पर नियंत्रण, इन दोनों चीजों की बातें की गई हैं। यानी प्रकृति पर प्रबंधन माफ कीजिएगा, प्रबंधन और प्रकृति पर नियंत्रण, इन दोनों चीजों की बातें की गई हैं। किसके अंतर्गत? इन दोनों चीजों को स्वीकार किया गया है शैलो इकोलॉजी के अंतर्गत। यानी इसमें क्या कहा गया है, उथली पारिस्थितिकी में कहा गया है कि इसका सीधा संबंध किससे है, मानव से है। यानी मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए आप प्रकृति पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम दूसरे अवधारणा की, जिसे हम कहते हैं गहन पारिस्थितिकी या जिसे हम कहते हैं डीप इकोलॉजी। तो यह डीप इकोलॉजी क्या है? तो जब डीप इकोलॉजी की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, डीप इकोलॉजी यदि हमने अभी चर्चा की कि इसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं के आंतरिक मूल्यों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, समस्त जीव जंतुओं के आंतरिक मूल्यों को महत्व दिया गया है, और इन आंतरिक मूल्यों को महत्व देने के क्रम में ही क्या कहा गया, इसे शैलो इकोलॉजी की तरह यह मानव केंद्रित नहीं है, इसमें सभी जीव जंतु क्या है, इंपॉर्टेंस है और महत्वपूर्ण है। यानी यह कंसेप्ट हमने चर्चा की कहां से लिया गया है, महात्मा गांधी ने श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर एक कंसेप्ट दिया था, आत्मबोध का कंसेप्ट, और उसी से प्रभावित होकर आर्नेनीस ने पर्यावरण के लिहाज से, पारिस्थितिकी के लिहाज से एक कंसेप्ट दिया जिसे हम गहन पारिस्थितिकी कहते हैं। तो गहन पारिस्थितिकी में ध्यान रखें, समस्त जीव जंतु और उनके आंतरिक मूल्य क्या है, महत्वपूर्ण है। अब ये समस्त जीव जंतु क्या है, ये समस्त जीव जंतु यानी जितने भी पृथ्वी पर जैविक घटक पाए जाते हैं और जितने पृथ्वी पर अजैविक घटक पाए जाते हैं, और इन घटकों की चर्चा हमने कर ली है अभी थोड़ी देर पहले। तो इन समस्त जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो अंतर संबंध है, इस अंतर संबंध को इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इस अंतर संबंध में इन दोनों ही प्रकार के घटकों को इंपॉर्टेंस देकर अंततः क्या कहा गया है, इन सभी का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ये सभी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, इन सभी के आंतरिक मूल्य हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इन्होंने पारिस्थितिकी की एक गहराई भरी, एक डीप क्या की कंसेप्ट, इनके बारे में डीप कंसेप्ट बताया।
ठीक है। अब इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब मानव के सामने सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हम सबसे बड़ी जिस कंसेप्ट की बात करते हैं, जब हम एथिक्स पढ़ते हैं, जब हम मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। यानी हमने एक अंततः अंतरात्मा की आवाज़ को इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया, क्योंकि व्यक्ति या मनुष्य होने के नाते आपके भीतर से जो आवाज़ निकल कर आ रही है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी कंसेप्ट को इन्होंने पार्स्की में शामिल किया और कहा कि केवल एक मनुष्य ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने भीतर से इस चीज़ को सोचें और समझें कि हर एक जीव जंतु महत्वपूर्ण है, हर एक जीव जंतु का अपना आंतरिक मूल्य है। तो इन सभी जीव जंतुओं के आंतरिक मूल्य को इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने क्या कहा कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में जितने भी जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, या आप कह सकते हैं ये सभी एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। और अंतर्निर्भर होने की वजह से ही यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इन सभी प्रकार के जीव जंतुओं के आंतरिक मूल्य क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चूंकि इनका आपस में अंतर संबंध भी है इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आर्नेनीस ने आगे चर्चा करते हुए विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए उन्होंने विभिन्न चर्चाएं की और कुछ 8 तत्वों को उन्होंने स्वीकार किया। इन 8 तत्वों को, इन 8 अवधारणाओं को, इन आधारभूत तथ्यों को उन्होंने शामिल किया किसके अंतर्गत, अपनी गहन पारस्की के अंतर्गत। ध्यान रखें ये इन जो 8 तत्वों की हम बात कर रहे हैं ये 8 तत्व आर्नेनीस के नहीं है, ये 8 तत्व है जॉर्ज सेशन के। जॉर्ज सेशन ने आर्नेनीस की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए आगे इन 8 महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कही और इन तथ्यों के आधार पर ही इन्होंने डीप इकोलॉजी को संबोधित किया। 1984 में इन्होंने कुछ 8 महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। हम बात कर लेते हैं इन 8 महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में कि आखिर ये 8 महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं जिनके आधार पर इन्होंने गहन पारस्की की चर्चा की है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर संबंध या अंतर निर्भरता की। तो अंतर संबंध या अंतर निर्भरता है क्या? तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, क्या हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि आखिर हमने चर्चा की और हमने देखा कि सभी समस्त जो जैविक और अजैविक घटक है ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंध है। हमने जब खाद्य जाल के बारे में चर्चा की थी तो हमने देखा था कि एक जीव दूसरे का भोजन है। और जब हमने पिरामिड के बारे में चर्चा की, हमने जब विभिन्न पोषण स्तरों के बारे में चर्चा की तो हमने देखा कि जो हमारे पास उत्पादक हैं उनका सेवन कौन करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन कौन करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता का सेवन कौन करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से इन जीव जंतुओं के बीच में एक अपना संबंध बना हुआ है और ना केवल संबंध बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। यानी हम बकरी की बात करें, हम गाय की बात करें तो ये किस पर निर्भर है, यह निर्भर है चारे पर, यह निर्भर है घास पर। तो कहीं ना कहीं इनमें अंतर निर्भरता और अंतर संबंध मौजूद है। ठीक है। तो उन्होंने इसके कंसेप्ट को देते हुए कहा कि गहन पारिस्थितिकी में अंतर संबंधता या अंतर संबंध और आत्मनिर्भरता अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए जो समस्त जैविक और अजैविक घटक हैं इनका जो अस्तित्व है वह क्या है, बना हुआ है। इनकी जो कुशलता है, कार्य कुशलता है वह क्या है, बनी हुई है। इसी आधार पर उन्होंने दूसरा तथ्य दिया और ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें पारस्की की जब हम अवधारणा पढ़ते हैं या गहन पारस्की की जब हम अवधारणा पढ़ते हैं तो ये सभी टर्म्स अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कंसेप्ट दिया आध्यात्मिक आत्मबोध का। अब बात आती है कि ये आध्यात्मिक आत्मबोध क्या है। तो देखिए अभी हमने आत्मबोध के बारे में चर्चा की थी कि आपको कोई भी चीज भीतर से लगनी चाहिए कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो समस्त जीव जंतु ये समस्त जो प्रत्यय हैं वे एक दूसरे पर निर्भर है। ये कि हमने पहली वाली सेगमेंट में पढ़ा भी, चूंकि अपने आप में महत्वपूर्ण है और हम सभी जानते हैं जीव जंतुओं में बहुत सारी विविधता भी है। तो इन जैविक और अजैविक घटकों की जो विविधता है, इस विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी क्या है कि इनमें आत्मबोध हो। और आत्मबोध का जो मूल्य है यह मूल्य समस्त जीव जंतुओं के आंतरिक मूल्य को बढ़ावा देता है।
तो आंतरिक मूल्य क्या है, इंपॉर्टेंट है गहन इकोलॉजी में। इस वजह से जो आत्मबोध की अवधारणा है, आध्यात्मिक आत्मबोध की अवधारणा है, वह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तीसरा इसके अंतर्गत जो तथ्य है वह है अनधिकृत मानवीय प्रवेश। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अनधिकृत मानवीय प्रवृत्तियों की या अनधिकृत मानवीय प्रवेश की, तो यह क्या है, अनधिकृत मानवीय प्रवृत्ति। अनधिकृत मानवीय प्रवृत्ति क्या है, तो ध्यान रखिए, जब भी हम अनधिकृत मानवीय प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें शामिल है, इसमें वे चीजें शामिल है जिसमें मानव ने जो प्रकृति है उस पर अपना अनधिकृत प्रवेश दिखाया है, अपनी प्रवृत्तियों में बढ़ावा दिया है। कौन सी प्रवृत्ति, मानव की लालच। लालच यानी जो आपको आवश्यक है उसे छोड़कर या उसके अतिरिक्त आप और भी चीजों को जब चाहते हैं, जब आप अत्यावश्यक चीजों के अलावा, अत्यावश्यक आवश्यकताओं के अलावा आप अन्य चीजों की आपूर्ति के लिए प्रकृति का या प्रकृति में मौजूद संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, तो इसे किसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, गहन पारिस्थितिकी के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो, या जो अनधिकृत मानवीय प्रवेश है या प्रवृत्तियां हैं इन्हें कम किया जा सके। यानी जो मानव का जो अधिकार है, मानव ने अपने अधिकार को बहुत अधिक प्रयोग में करते हुए जो प्रचुरता मौजूद है हमारे पास, उस प्रचुरता को या संसाधन जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास प्रकृति में विविधता मौजूद है, मानव ने उसे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है उसे ध्यान रखना चाहिए। अगला जो कंसेप्ट है वह है गहन पारिस्थितिकी या संपोषणीय, तो ध्यान रखें गहन पारिस्थितिकी। तो गहन पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या है, गहन पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत दरअसल संपोषणीय विकास की बात कही गई है। कैसे संपोषणीय विकास, कि हमने अभी चर्चा की मानव के बारे में कि केवल यहाँ पर मानव ने अपने बारे में सोचा, जबकि जरूरी क्या है कि हमें इस पूरी पारिस्थितिकी में मौजूद जितने भी जैविक घटक हैं और जितने अजैविक घटक हैं, इन सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा जो पर्यावरणीय दर्शन है, क्योंकि हमने अभी बात की गहन पारिस्थितिकी, ध्यान रखें जो गहन पारिस्थितिकी है यह क्या है, यह एक पर्यावरणीय दर्शन है। इसके अंतर्गत जो भी जीवित हैं, जो प्राणी जीवित हैं, उन समस्त जीवित प्राणियों की अंतर्निहित मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो जीवित प्राणी है उन सभी जीवित प्राणी में अंतर्निहित मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। और ऐसे ही अंतर्निहित मूल्यों को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या सुनिश्चित हो पाएगा, तब संपोषणीय विकास सुनिश्चित हो पाएगा। इसके अंतर्गत ध्यान रखें जो मानव जीवन का विकास है यह भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि मानव जीवन के विकास के साथ साथ ही प्राकृतिक तत्वों में भी वृद्धि हो सकेगी। ठीक है, तो इसे किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इसे गहन पारिस्थितिकी एवं संपोषणीय विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगले सेगमेंट की, अगले तथ्य की यदि हम बात करें तो वह है वर्तमान विभीषिका। अब वर्तमान विभीषिका क्या है, हम सभी जानते हैं कि हमने अभी तक जो संसाधन मौजूद है उसका बहुत अधिक उपयोग किया है, तो इसके बहुत अधिक उपयोग को दुरुपयोग कहा गया है, जिसकी वजह से जलवायु संकट जैसे कई सारे तथ्य हैं जो हमारे सामने आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। तो जरूरी क्या है, जो पर्यावरण में समस्याएं मौजूद हो गई हैं, मानवीय हस्तक्षेप जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान विभीषिका के अंतर्गत क्या आएगा, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना। मानवीय हस्तक्षेप, ये जो मानवीय अंतर क्रियाएं हैं पर्यावरण में, या प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण में जो बढ़ती जा रही हैं, इन्हें कम किया जाना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण में विकराल समस्याएं मौजूद है उनसे निपटा जा सके, उसे कम किया जा सके। ठीक है, अगले जिस तथ्य की हम बात करेंगे वह तथ्य है आदर्शों के परिवर्तन की आवश्यकता। आदर्शों के परिवर्तन की आवश्यकता। अब यहां पर सवाल उठता है कि
आखिर किस प्रकार के आदर्शों की परिवर्तन की आवश्यकता? तो अभी हमने हमारे ऊपर वाले सेगमेंट में क्या कहा कि जो वर्तमान में पर्यावरण में समस्याएं मौजूद हो रही हैं, जो विकराल या भयानक समस्याएं जलवायु परिवर्तन के तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं, वे किस वजह से मिल रही हैं? मानवीय हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। तो मानवीय हस्तक्षेप को हमें कम करना होगा, तब हम वर्तमान विभीषिका से लड़ सकते हैं या वर्तमान विभीषिका का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब आती है आदर्शों के परिवर्तन की आवश्यकता, तो इसमें जरूरी है कि वर्तमान में जो हमारे पास पर्यावरण मौजूद है, इससे विकराल जो समस्या है, इससे निपटा जा सके और मानव और प्रकृति के बीच नवीन संकल्पनाओं को, नवीन आदर्शों को स्थापित करा जा सके। तो नवीन आदर्शों को स्थापित करने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे पास पुराने आदर्श मौजूद हैं, इन आदर्शों में परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि जो वर्तमान पर्यावरण है उसमें जो विकराल और विकट समस्या है, जो स्थिति है, उससे निपटा जा सके। ठीक है, अगला जो तथ्य है वह और भी महत्वपूर्ण है, वह है बृहत व महानता के मध्य अंतर्बोध। यानी हमें समझना होगा कि बृहत शब्द अलग है और महानता शब्द अलग है। तो बृहत और महानता के बीच क्या अंतर्बोध। अब यह क्या है? बृहत और महानता शब्द की बात जब हम करते हैं तो यह क्या है? तो ध्यान रखिए कि जब भी हम जीवन की उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, तो जीवन में कुछ चीजें तो महत्वपूर्ण होंगी ही। तो जीवन की उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण सोपान क्रम की जब हम बात करेंगे, तो इसमें बृहत और महानता शब्दों के अंतर्बोध की आवश्यकता है। हमें समझना होगा इन दोनों में अंतर को। ठीक है, इसलिए इस चीज पर बहुत खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि जो बृहत शब्द मौजूद है और जो महानता शब्द है, इन दोनों के बीच अंतर है। ये किस प्रकार का अंतर है? यह आपके जो जीवन है, आपके जीवन को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप दरअसल जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप जीवन को बृहद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन को बड़ा बनाने के क्रम में आप कार्य ना करें, जबकि आपको काम करना चाहिए जीवन को पूर्ण उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन को पूर्ण उत्कृष्ट बनाने के क्रम में। तो जरूरी क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को आपस में इकट्ठा करने की तुलना में, या आप बहुत सारी चीजों को, संसाधनों को इकट्ठा करने की बजाय आप अपने जीवन को उत्कृष्ट करने की कोशिश करें। और जीवन की उत्कृष्टता में ही जरूरी है कि आप जीवन की महानता को समझें। तो इसी अंतर्बोध को हमें समझना होगा कि जो बृहत है और जो महान है, इन दो चीजों में क्या है? अंतर है। अंत में एक और तथ्य है सबसे महत्वपूर्ण, वह है सहमति अनुबंध। अब यह सहमति अनुबंध क्या है? तो ध्यान रखें, जब सेशन ने इन 8 तथ्यों के बारे में चर्चा की थी और गहन पारस्थितियों को समझने की बात कही थी, तब इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो भी तथ्य मौजूद हैं, ठीक है, चूंकि यह क्या है? सहमति अनुबंध है, इसमें आपस में सहमति जरूरी है। किस चीज की सहमति? तो मानव और प्रकृति के बीच जो अनुबंध हैं, जो क्रियाएं हैं, इनकी आपसी सहमति की बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो ध्यान रखें, जब भी हम तथ्यों की बात करते हैं, विभिन्न मान्यताओं की बात करते हैं, या हमारे पास कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी हम प्रमाण की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि जो भी हमारे दायित्व दिए गए हैं और जो प्रकृति है हमारे आसपास जो मौजूद है, उसके अंतर्गत जो अनुबंध है, वे अनुबंध क्या हो? प्रभावी हो। तो प्रभावी अनुबंधों के साथ साथ मानव और प्रकृति के बीच एक आपसी तालमेल को, समन्वय को बढ़ावा देने की बात कही गई है। किसके अंतर्गत? सहमति अनुबंध के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या? डीप इकोलॉजी को, गहन पारिस्थितिकी को। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले कुछ खास तथ्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि आपको ये वीडियोज इंग्लिश में भी देखना है, जो इंग्लिश में देखना चाहता है, तो हमारे जो टीचिंग एग्जाम है उसमें इंग्लिश में भी वीडियो अवेलेबल है, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।